नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन में प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है डाउन टू अर्थ। इस मैगजीन में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उनका जो मूल विषय है, जो मूलभूत उसमें विशेषताएं दी गई हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं? तो जो पहला आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, जो बान आधारित जो अंतर सरकारी निकाय है उसी से जुड़ा हुआ जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिति है उसके आकलन से संबंधित दो जो रिपोर्ट्स हैं उनका इसमें जिक्र है। पहली जो रिपोर्ट है उसे नेक्सस मूल्यांकन रिपोर्ट कहते हैं और जो दूसरी रिपोर्ट है उसका नाम है परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग और इसके साथ जो इकोसिस्टम है ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये पहला आर्टिकल होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल होगा वो मानव उद्विकास एवं परिवर्तन में जलवायु की जो भूमिका है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसी क्रम में हम देखेंगे कि जो परिवर्तन होते हैं, जो प्रजातिगत स्तर पे होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, और जो दो परिवर्तन होते हैं आनुवंशिक परिवर्तन और फेनोटाइप परिवर्तन, उसकी चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर बात करेंगे। और जो तीसरा आर्टिकल होगा वो होगा वर्ष 2025 को संभावनाओं का वर्ष कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो 2024 के वर्ष में देश में लगभग 64 देशों में चुनाव हुए हैं और वहाँ नई सरकारें बनी हैं और इस कारण से कहा जा रहा है कि आगामी जो अब 2025 का वर्ष है ये संभावनाओं का वर्ष हो सकता है। खास तौर पे पूरे विश्व में अगर हम जलवायु परिवर्तन, अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, संसाधनों के संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये तीन आर्टिकल हैं जिन पर हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला आर्टिकल है उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो है नेक्सस मूल्यांकन एवं परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट चर्चा में है तो देखेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट चर्चा में क्यों है। तो ये जो रिपोर्ट है हाल ही में बान आधारित जो अंतर सरकारी निकाय है, अंतर सरकारी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवा विज्ञान नीति मंच है, तो इस मंच ने ही पृथ्वी की जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है और जो पारिस्थितिकी तंत्र की अवस्थितियाँ हैं उनके आकलन के लिए ये दोनों रिपोर्टें क्या की है, जारी की हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसके मंच के तहत, किस प्लेटफॉर्म के तहत रिलीज की गई है, किसने जारी की है और किसके आकलन के लिए जारी की है। और उसके बाद हम आ जाएंगे इन रिपोर्ट्स की चर्चा करेंगे। पहली जो रिपोर्ट्स है उसको हम देखेंगे। पहली जो रिपोर्ट है वो है नेक्सस मूल्यांकन रिपोर्ट, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो रिपोर्ट है वो है परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट। तो पहली नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट रिपोर्ट है। एक एक करके इन पर अगर हम थोड़ा बात करें और इन रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो देखिए पहली जो रिपोर्ट है इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है नेक्सस मूल्यांकन रिपोर्ट, ये बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड और हेल्थ के मध्य जो भी इंटर रिलेशन है, उनके बीच में जो विषयगत संबंध है उनका क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी, उनका एनालिसिस करेगी। और ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार 5 नेक्सस तत्व, जैव विविधता, जल, भोजन, स्वास्थ्य और जलवायु की पहचान का मूल्यांकन करती है। तो सीधे यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जो पर्यावरणीय संकट हैं उसमें जो भी सह लाभ हैं उनको अनुकूलित करने के लिए कई सारे जो समाधान हैं, जो नीतिगत विकल्प हो सकते हैं वो भी प्रदान करती है। और जो भी रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी माने तो इन समाधानों को प्रभावी करने के लिए अंतर संबंधित जो संकट हैं उनमें उनके एक साथ निपटने की आवश्यकता है, ताकि ऐसा ना हो कि एक एक करके हम समस्याओं का समाधान करें। एक समस्या जब तक समाप्त हो दूसरी समस्या वहाँ पर उभर कर आ जाए। तो इस तरह की सलाह यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने दी है। अब यहाँ अगर हम प्रभाव में जो अंतर संबंध है, जो इंटर रिलेशन बिटवीन
इम्पैक्ट्स हैं, अगर उनकी हम बात करें कि इन प्रभावों के बीच में क्या अंतर संबंध है, तो देखिए रिपोर्ट में ये कहा गया कि नेक्सस के केवल एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने से नेक्सस का जो दूसरा तत्व है उस पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यही बात हमने कही थी। अब देखिए कैसे कहा जा रहा है, इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे खाद्य उत्पादन, जो फूड प्रोडक्शन है, अगर आप फूड प्रोडक्शन को एक तरह से कहीं ना कहीं देखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, और इससे क्या होगा कि पोषण संबंधी जो स्वास्थ्य है, तो न्यूट्रिशन से जुड़े हुए जो हेल्थ रिलेटेड इशू हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन इसका प्रभाव दूसरी तरफ क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, जो वाटर है, जो जल है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन या चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो यही बात कही जा रही है कि एक तरफ अगर एक तत्व पे हम ध्यान देते हैं तो ऐसा ना हो कि उसके बाद दूसरा तत्व में परिवर्तन होने लगे, तो एक साथ अंतर संबंधित जो भी तत्व हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो जलवायु परिवर्तन है उस पर अगर हम विशेष ध्यान देते हैं तो जैव विविधता और जैव विविधता के साथ भोजन के लिए नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। तो ऐसी बातें इसीलिए कही गई हैं कि इनके बीच में जो अंतर संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए एक से अधिक तत्वों पर एक साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कारण से कई सारे जो प्रभाव हैं उनकी भी बात कही गई। जैसे जैव विविधता जो ह्रास है, जो लॉस है, उसके कारणों पर बात की गई है कि इस वर्ष की ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है इसके नुकसान के प्रत्यक्ष जो कारण बताए गए हैं, उसमें जो लैंड है, जो भूमि है, जो सागर है, उसके उपयोग में जो पैटर्न था वो चेंज हो गया है। असंवहनी जो शोषण है, कन्वेक्शनल जो एब्जॉर्प्शन है, उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, जो प्रदूषण है, इनके प्रभाव खास तौर पे देखने को मिले। इसके अलावा कई सारे अप्रत्यक्ष कारण भी हैं, जैसे बढ़ता हुआ जो वेस्ट है, कचरा है, अत्यधिक उपभोग और जनसंख्या वृद्धि क्या है, इन पर भी चर्चा की गई है, जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष कारणों के साथ अप्रत्यक्ष कारण के रूप में उसे और बढ़ा रहे हैं। और जो शोधकर्ता है, रिसर्चर हैं, उनका ये कहना है कि वर्ष 2001 के बाद जो अप्रत्यक्ष कारण है, जो इनडायरेक्ट काज है, इनकी जो संख्या है इसमें कहीं ना कहीं तेजी आई है। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। जैसे कचरा आप देखते होंगे कि पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा दिख रहा है। वेस्ट जो दिख रहा है वो अलग अलग वेस्ट हो सकते हैं, उसमें सबसे अधिक अब इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है वो उसकी मात्रा सबसे अधिक बढ़ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे जो उपभोग की मात्रा है वो तेज़ी से बढ़ी है, जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। तो अप्रत्यक्ष जो कारण थे वो 2001 के बाद और तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और इस संबंध में कई सारी जो संस्थाएं हैं वो अपने अपने स्तर पे कार्य कर रही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखिए एक और बात कही गई है कि इसके लिए रेगुलेशन के स्तर में कार्रवाई में देरी और उसकी लागत जो है वो प्रभावित हुई है। जलवायु परिवर्तन पे कार्रवाई में देरी से नीतिगत जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए प्रति वर्ष कम से कम $500 बिलियन अतिरिक्त लागत बढ़ सकती है। तो ये बातें हमने देख ली पहली रिपोर्ट की। अब दूसरी जो रिपोर्ट है इसकी चर्चा कर लेंगे। यह है परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट रिपोर्ट। अब इसके मूल जो निष्कर्ष हैं, जो रिपोर्ट में बातें दी गई हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन जो रिपोर्ट है ये जैव विविधता की जो हानि है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसके अंतर्निहित जो कारण है, परिवर्तनकारी परिवर्तन के निर्धारकों और जैव विविधता के लिए वर्ष 2050 के जो दृष्टिकोण है उसको प्राप्त करने के विकल्पों पर विषयगत जो मूल्यांकन है वो प्रस्तुत करता है, जो कहीं न कहीं नेचर के साथ मिलकर सद्भाव के साथ रहने का प्रयास करता है। तो इस कारण से ये पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि इसके न्याय संगत वितरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि संधारणी जो विकास की संकल्पना है वो विश्व को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ जो अर्थशास्त्र है, जो समाज है, उसके आवश्यक पुनर्गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट में न केवल वर्ष 2030 तक, कब तक,
2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा है, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और उसके साक्ष्य भी प्रदान करती है। बल्कि यही नहीं, यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं और पेरिस जो एग्रीमेंट है उसको भी पूरा करता है। इसका उद्देश्य इतना ही है। इस सब का क्या है, अगर हम उद्देश्य की बात करें कि आखिर इसका उद्देश्य है क्या, तो औसत जो वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस वृद्धि को पूर्व जो औद्योगिकीकरण है उस स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, तो यही इसका उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अगर निष्कर्षों की हम बात करें, तो इस पूरे रिपोर्ट में परिवर्तनकारी जो परिवर्तन है उसके बारे में एक डिटेल से जानकारी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि परिवर्तन के जो तरीके हैं वो न्यायपूर्ण और टिकाऊ विश्व में इसको क्या करते हैं, बढ़ावा देने के उपाय आदि पर चर्चा करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट की हम बात करें, जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट इस कारण से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और ये उस खास विषय वस्तु पर जोर भी देती है कि जो परिवर्तन है, जो चेंजेज हमें देखने को मिल रहे हैं, ये जो परिवर्तन है ये हमें देखने को मिल रहे हैं, ये परिवर्तन सिर्फ रणनीतियों के स्तर पे नहीं है, स्ट्रेटजी के स्तर पे नहीं है और कार्यों के बारे में नहीं है, जो वर्क फंक्शन है उनके लिए केवल नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों पर, उन प्रथाओं पर, उनके बदलाव और अलग अलग जो दृष्टिकोण है उसको भी ये फोकस करते हैं, उसको भी महत्व प्रदान करते हैं, जो बदलाव लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस रिपोर्ट में दिए गए जो सुझाव हैं वो इस परिवर्तन को लाने में निर्णय लेने वालों और जो व्यवसाय है, हमारा सोसाइटी है, स्थानीय जो लोकल कम्युनिटी है, उनकी कार्रवाई के लिए जो व्यवहारिक मार्गदर्शन है वो भी प्रदान करता है। तो ये सारी बातें हमने देख ली कि वन आधारित जो अंतर सरकारी निकाय है उसकी जो 2 रिपोर्ट्स हैं, जो जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिति है उसके आकलन के लिए बनाई गई थी। पहला नेक्सस मूल्यांकन और दूसरा परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट। इसके मूल बिंदु हमने देखे। इसके अलावा देखिए, इसमें ये कहा गया कि जैव विविधता के नुकसान के अंतर्निहित जो कारण हैं उनकी पहचान की गई है। किन कारणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया रिपोर्ट में, तो प्रकृति से लोगों का जो अब अलगाव देखने को मिल रहा है, प्रकृति से अपने को इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। आज के जो समाज है, आज के जो लोग हैं, प्रकृति के और अन्य लोगों पर जो प्रभुत्व है ये एक बड़ा मुद्दा है। जो पावर है, जो शक्ति है, जो धन है, इसका जो वितरण है वो समान नहीं है। अल्पकालिक जो व्यक्तिगत और भौतिक लाभ हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में परिवर्तनकारी परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ विशेषज्ञों के द्वारा पहचाने गए कुछ खास सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है समानता और न्याय का सिद्धांत। सभी को समान स्तर पे, चाहे अवसर की बात करें, चाहे वितरण की बात करें, इसके लिए क्या हो कि उसे समानता के स्तर पर रखा जाए, उसके साथ न्याय किया जाए। दूसरा है बहुलवाद और समावेश सिद्धांत और सम्मानजनक और पारस्परिक मानव प्रकृति संबंध। तो एक तरह क्या है कि बहुलवाद और समावेश सिद्धांत को चिन्हित किया गया है, दूसरी तरफ सम्मानजनक पारस्परिक मानव प्रकृति जो संबंध है उसकी बात कही गई है। अनुकूली शिक्षा और कार्रवाई, तो अनुकूल कहने का मतलब ये है कि जैसे स्किल्ड जो एजुकेशन की बात कही जा रही है कि लोगों को उनके अनुसार शिक्षा में सिलेबस को जोड़ा जाए, तो ये सारे सिद्धांतों को कहीं ना कहीं यहाँ पर चिन्हित किया गया है। इसके अलावा देखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अंतर सरकारी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा विज्ञान नीति मंच, जिसकी हमने बात की थी कि इसी मंच के तहत ये दोनों रिपोर्ट प्रकाशित हुए हैं। क्या है, तो ये जो मंच है एक अंतर कह सकते हैं सरकारी संगठन है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। 21 अप्रैल 2012 को 54 विश्व की जो सरकारें हैं और जो पनामा सिटी है वहीं पर ये स्थापित हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी देश के बान शहर में, ठीक है, बान शहर आप जानते हैं। सचिवालय जो सेवाएं हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं।
ये जो संगठन है क्या काम करता है, तो जैव विविधता और प्रकृति के संबंध में उनका आकलन करता है, नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, क्षमता और ज्ञान निर्माण का काम करता है, संचार एवं पहुंच तक अपनी उपस्थिति मौजूद कराता है। इसको कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे इस संगठन को मानवता के लिए गुलबेकियन जो पुरस्कार है ये 2022 के लिए मिल चुका है और 2024 में इसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इस संगठन के बारे में हमने डिटेल से देखा और इस मंच के तहत जो 2 रिपोर्ट जारी की गई थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। अगला आर्टिकल देखते हैं। पहले हमने बताया कि मानव का जो उद्विकास है और परिवर्तन में जो जलवायु की भूमिका है, इसी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। वैश्विक एवं स्थानीय दोनों स्तरों पर आप देखेंगे तो जो जल होता है, जल की जो उपलब्धता है, वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, जैसे ये फैक्टर्स हैं जो कारक हैं, इनमें परिवर्तन जो होता है ये क्या करता है कि मानव के उद्विकास को प्रभावित करता है। और जब हम मनुष्य, हम ह्यूमन, इनकी उत्पत्ति हुई, इनका विकास हुआ, यानी हमारा उत्पत्ति और विकास हुआ और उस विकास के इतिहास को हम देखते हैं तो यही हमें पता चलता है, अनुभव होता है कि ये जो विकास है ये लाखों वर्षों में हुआ है और ये जो विकास, ये जो परिवर्तन हुआ है ये जलवायु के जो विभिन्न घटक हैं उनमें होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ है। तो इस कारण से ये चर्चा में है, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा, मानव उद्विकास को समझना होगा। 6 मिलियन वर्ष पूर्व जो वर्तमान में हम मानव हैं, आज की बात हो रही है, इसके जो पूर्वज हैं, हमारी जो कहें तो जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है वो क्या थे, तो वो चिंपांजी और गोरिल्ला से बनी एक अलग कह सकते हैं कि जीव थे, एक अलग शाखा से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में क्या है कि वो जो हमारे कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्वज हैं, वो क्या हो गए, इस शाखा से अलग हो गए थे। अलग जब हुए तो फिर एक नई शाखा बनी और उसे क्या नाम दिया गया, होमिनिन कहा गया। जो हमारे पूर्वज थे, जो चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसी जो प्रजातियां हैं उनसे अलग हो गए। शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई, लेकिन बाद में इनसे अलग हुई जो शाखा है उसको होमिनिन नाम दिया गया, जिसे वर्तमान में आप कह सकते हैं कि मनुष्य या विलुप्त मनुष्य। और सीधे स्तर पर देखें तो चल सकने वाले जो मनुष्य हैं उसके जो पूर्वज हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं होमिनिन में। ये जो परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ, तो ये जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे होते गया तो फिर हम मानव के जो पूर्वज थे उनके बीच में भी ये परिवर्तन देखने को मिला। ओवरऑल यही हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट कंडीशन थे, जो जलवायु परिस्थितियां थी, जो कंडीशन थे, उन्हीं के अनुसार ये परिवर्तन देखने को हमें मिले हैं। मनुष्य क्या था, एक कोशिकीय था, कह सकते हैं कि यूनी सेलुलर, एक कोशिकीय। और उससे वर्तमान जो मनुष्य है, प्रेजेंट का जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो क्या हुआ, विकसित हुआ। अगर ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये जो परिस्थितियां हैं जलवायु परिवर्तन की, ये नहीं बदलती तो आज जिस स्थिति में हम मानव खड़े हैं उस स्थिति में नहीं होते। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो आंतरिक कह सकते हैं कि स्वरूप है, वाह जो स्वरूप है, वो शायद कुछ और होता। और शायद जो समुद्र था, जो सागर था, उसमें केवल जीव ही होते और जीवों का आज जो उद्विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो ये हमने देख लिया कि जो मानव उद्विकास है वो है क्या। और ऐसे जो जीवाणु हैं, अगर हम देखें तो इस तरह के जो जीवाणु थे जिनमें से समय के साथ जो परिवर्तन हुए वो नहीं हुआ, तो वे संभवतः क्या हुए, तो वातावरण में रहते थे और वो स्थिर थे और इसलिए वो एक जैसे ही रह गए। कौन एक जैसे रह गए, तो इसमें ये कहा गया कि जिनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ तो जैसे थे वैसे आज भी दिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी जीव जिसकी आबादी में क्रमिक परिवर्तन हुआ, उस दौरान यदि उस आबादी का एक हिस्सा पर्यावरणीय परिवर्तन लाने वाले क्षेत्र में निवास करता था तो इस नई प्रजाति कहीं ना कहीं, ये नई जो प्रजाति थी वो उत्पन्न होती थी।
तो इस तरह की बातें कही गई हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो प्रजातिगत परिवर्तन है, प्रजातियों के स्तर पे जो चेंजेस देखने को मिले। तो ये कहा गया कि ये दो आधार पर देखने को मिले। एक जो चेंज हुआ वो आनुवांशिक स्तर पे हुआ, जिसे आनुवांशिक परिवर्तन कहा गया, जेनेटिकल चेंज कहा गया, और दूसरा हुआ फेनोटाइप चेंज। तो ये दो परिवर्तन देखने को मिले प्रजाति के स्तर पे। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि जो आनुवांशिक परिवर्तन है आखिर ये क्या है, तो आनुवांशिक परिवर्तन ऐसे हम समझा सकते हैं कि वर्तमान में भी जीवों में क्या हो रहा है, आनुवांशिक जो परिवर्तन है वो स्वयं होते रहता है, किंतु ये आवश्यक नहीं कि ये जो परिवर्तन है ये मानव शरीर या फिर मानव जो बनावट है उसमें भी परिवर्तन ला दे। तो इसे ही आनुवांशिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आनुवांशिक परिवर्तन है ये स्वतः, या कह सकते हैं कि ये ऑटो चेंजिंग प्रोसेस है, ये स्वतः परिवर्तन होते रहता है। लेकिन इस परिवर्तन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस परिवर्तन के कारण क्या हो जा कि जो मानव शरीर का जो आकार है, जो बनावट है वो परिवर्तित हो जाए। तो इस कारण से हम ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आनुवांशिक परिवर्तन। अब दूसरा जो परिवर्तन है उसे हम बोलते हैं फेनोटाइप, या फेनोटाइप को कह सकते हैं इसे शारीरिक परिवर्तन। यही इसका मतलब है कि जो शारीरिक आकार है, स्वरूप है, उसमें क्या हो जाता है, वो परिवर्तन हो जाता है। इसे ही फेनोटाइप कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन तभी होते हैं जब जो फूडिंग प्रक्रिया है, जो फूड नेचर है, जो तरीका है, तो आहार और शरीर का जो क्रियात्मक व्यवहार है उसमें कोई बदलाव होता है, तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे इस फेनोटाइप का अगर हम उदाहरण लें, अगर किसी उदाहरण की बात करें, तो अगर कोई प्रजाति कठोर आहार लेती है, अपने भोजन में कोई कठोर कह सकते हैं पदार्थ लेती है या फिर उसका भक्षण करती है, तो उसका जो जबड़ा होगा वो अपेक्षाकृत देखेंगे तो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और यदि ये जो जबड़ा है ये मुलायम आहार के लिए प्रयोग करता है, तो जो जबड़ा है वो उसकी जो उपयोगिता है वो उतनी नहीं होगी, धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो लुप्त होते जाएगा। तो इस तरह का जो परिवर्तन है प्रजातिगत स्तर पे, तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, ये हमने देख लिया। अब बात करें कि मानव उद्विकास में जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है, तो पहले हमने बताया कि जो मानव उद्विकास हुआ है वो टोटली क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है। जलवायु में जो परिवर्तन है ये नहीं होता तो मनुष्य या कोई भी जीवित प्राणी में उद्विकास की प्रक्रिया नहीं होती, और जलवायु जो परिस्थितियां हैं ये बदलती हैं तो वे वनस्पति में परिवर्तन लाती हैं। उस प्रक्रिया में क्रमिक रूप से मानव जो उद्विकास है उसको एक आकार प्रदान करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो मनुष्य है उनमें सबसे अभूतपूर्व जो परिवर्तन है, खासतौर पे जो मस्तिष्क है, इसके आकार का संबंध कहीं ना कहीं इसी से है। और ये जो परिवर्तन है ये वंश होमो के साथ हुआ था, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं इनको आप देख सकते हैं। ये वैसी जलवायु परिस्थितियां हैं, और कह सकते हैं कि वैसी जलवायु परिस्थितियां में रहने वाले जो जीव थे उनमें जो मस्तिष्क है उसका विकास धीरे धीरे हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव थे जिनमें इस तरह के मस्तिष्क की विकास की आवश्यकता नहीं थी, तो उनमें नहीं हुआ। तो इस तरह के परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। और लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व जो जलवायु है उसमें बड़े स्तर के परिवर्तन हुए, और परिस्थितियां मानव के जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं थी। इसके अलावा शिकारी जो संग्राहक थे उनको इधर उधर घूमना पड़ता था, आहार बदलना पड़ता था, आपस में संवाद करना पड़ता था, और शिकार करने के लिए कहीं न कहीं रणनीतियाँ बनानी पड़ती थी। उन्हें जीवित रहने के लिए औजार की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये पूरा प्रक्रिया है, इसको आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स पे आपको ये पूरी चीज़ें डिटेल में डाल दी जाएंगी। और इसके अलावा वंश और उससे जुड़े हुए जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि परिवर्तन के वर्तमान सिनेरियो क्या है। कंक्लूजन के स्तर पे अगर हम देखें तो वर्तमान परिदृश्य में जो जलवायु परिवर्तन है, इस परिवर्तन के कारण जीवों में जो आनुवांशिक परिवर्तन है वो अब दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में परिवर्तन जो है ये उच्च ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, ठंडे जलवायु में रहने वाले जो लोग हैं, उनको चरम परिस्थितियों में रहने में क्या होता है कि ये सहायक होता है।
अब जैसे हम क्यों कह रहे हैं, तो जैसे आप बहुत ही बर्फीले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है, और जो वहाँ रहने वाले बर्फीले क्षेत्रों में जो लोग हैं जिन्हें हम एस्किमो कहते हैं, तो ये हजारों वर्षों से ये जो लोग हैं वहाँ ठंडी परिस्थितियों में क्या है, सरवाइव कर रहे हैं और अपने अंदर वो परिवर्तन पनपने के लिए कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं जो यहाँ की परिस्थितियों से लड़ने के लिए इनमें वो बदलाव हो जाए। ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत ऊंचाई पर, जैसे तिब्बत की हम बात करें, तिब्बत क्या है, काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित क्षेत्र है। यहाँ पर जो लोग होंगे उन्हें ऑक्सीजन से संबंधित जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। जैसे हम अगर तिब्बती क्षेत्र में जाएं तो हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहाँ पर तिब्बतियों में ऑक्सीजन बनाए रखने की क्या है, एक क्षमता विकसित हो गई है। वो क्षमता हम सामान्य जो प्लेन में रहने वाले लोग हैं उनसे काफ़ी अधिक होती है, और अधिक ऊंचाई पर रहते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। लेकिन उस ऑक्सीजन के स्तर कम होने के कारण भी जो तिब्बती स्थानीय लोग हैं उन्हें उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन हम जाएंगे तो हम ऑक्सीजन कमी की समस्या से जूझ सकते हैं और हो सकती है कि हमारी मृत्यु भी हो जाए। लेकिन आनुवांशिक जो परिवर्तन है उन परिवर्तन को शारीरिक रूप से दिखाई देने वाले परिवर्तनों में बदलने में एक लंबा समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में कही गई है। वर्तमान अवधि में देखें तो जो नई मानव प्रजातियां हैं वो भी उत्पन्न हो सकती हैं यदि कोई मानव आबादी वर्तमान परिस्थितियों से क्या हो जाए, अलग थलग पड़ जाए। जैसा कि आप छोटा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई ऐसी आबादी है, जैसे ये कहा गया कि कई सारी मूवी बनी है कि जब वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो घायल हो गए, किसी दुर्गम क्षेत्र में छिटक गए, उनके साथ ऐसी परिस्थितियां हुई कि वो डर के या फिर अपने को अलग थलग कर लिए, और आज भी क्या है कि वो कहीं जो बंकर्स थे उसमें छुप कर रहते हैं। कुछ खा पी के ऐसे जीव जंतुओं पर आश्रित हैं, उनका शारीरिक बनावट, सोच और पूरा ही परिवर्तित हो गया है। कई मूवी में, आप हॉलीवुड की मूवी में ये चीज़ देखे होंगे। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे कि इस तरह के नए जो मानव कह सकते हैं स्वरूप हैं वो भी आपको देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए कहा गया कि इनुइट सभ्यता से अलग थलग हो जाते हैं और आपस में क्या है, बातचीत या प्रजनन नहीं करते हैं, तो वे बाकी लोगों से शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, जिसकी बात हमने की उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये सारी बातें हैं जिनको हमने देख ली और इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हमने बात की। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण आवास योग्य नहीं रह जाता है, जो प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं वो फिर या पलायन कर जाती हैं या फिर वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो ये बातें कही गई हैं। जलवायु में उतार चढ़ाव के कारण कुछ अनहोनी होती है, तो इस बात की पूरी जो संभावना है कि हम उसका समाधान कर लेंगे, या अर्थात मनुष्यों के विलुप्त होने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर होती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं और आपने पहले भी अपने विषय में पढ़ा होगा। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा एक दो और आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे वर्ष 2025, इसे क्या कहा जा रहा है, तो इसे संभावनाओं का वर्ष कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि वर्ष 2024 जो है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा वर्ष रहा है, जहां दुनिया की लगभग आधी जो आबादी है वहां पर, दुनिया के 64 जो देश हैं वहां पर नई सरकारों के लिए चुनाव हुए हैं। और ऐसे में जो वर्ष 2025 है ये पुराने जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में, पृथ्वी की सुरक्षा करने में, जो विभिन्न पर्यावरण से संबंधित जो थॉट्स हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। और प्रेजेंट में देखें, वर्तमान में तो विश्व के समक्ष अनेक, बिल्कुल देखें तो जो नवीन चुनौतियाँ हैं, जो न्यू चैलेंजेज हैं वो मौजूद हैं। और इससे क्या है कि जो मनुष्य है, जो पर्यावरण है, उसके सामने जो अस्तित्व है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। और ऐसे में जो वर्ष 2025 है इसको खास तौर पे देखा जा रहा है। बहुत सारी इससे पूर्व अपेक्षाएं लगा रखा गया है पूरे विश्व ने कि जो कार्रवाइयाँ बच चुकी हैं शायद उनके क्रियान्वयन इस वर्तमान 2025 में देखने को मिल सके।
इसके बाद देखिए बहुत सारी बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। पृथ्वी की स्थिति के संदर्भ में देखें तो आकलन किया गया है। जैसे विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है, इसका ये कहना है कि 2024 में पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार 10वीं वर्ष सबसे गर्म दर्ज किया गया है। इसके अलावा ये जो पूर्व औद्योगिक अवधि है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान वृद्धि की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष भी 2024 बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र जो मरुस्थलीकरण रोधी अभिसमय है, UNCCD है, इसका ये कहना है कि वर्ष 2020 तक पृथ्वी की 3/4 से अधिक जो भूमि है वो वर्ष 1961-90 तक की 30 वर्ष की अवधि की तुलना में अस्थायी रूप से ड्राई हो गई है, शुष्क हो गई है। तो ये आंकड़ा किया गया है जो समय अंतराल है उनसे। अंतर सरकारी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा विज्ञान नीति जो मंच है, इसका ये कहना है कि पिछली आधी सदी के दौरान जो चरम मौसम है, जो जलवायु है, जो जल संबंधित घटनाएं हैं, इनके परिणाम स्वरूप 12,000 से अधिक जो आपदाएं हैं वो लगभग 2 मिलियन से अधिक लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। और इसका ये भी कहना है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके सामने एक तरह से देखें तो संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये संकट की जो स्थिति है वो इस स्तर पे पहुंच गई है कि प्रकृति अब मानव अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाली जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने में भी सक्षम है। तो इस तरह की बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। ये भी कहा गया कि दिसंबर जो 2024 का अंतिम महीना है, इसमें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार दुनिया के केवल 25% उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, जिनमें 16,000 से अधिक स्थलीय स्तनपायी पक्षी, सरीसृप और उभयचर प्रजातियां ही उच्च गुणवत्ता वाली हैं। तो ये भी एक बड़ा ही चौंकाने वाला कह सकते हैं तथ्य है। इसके अलावा वाले कई सारे रिपोर्ट्स, रिसर्च हैं, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा प्रकाशित पहले वैश्विक वृक्ष आकलन रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 वृक्ष प्रजाति पर विलुप्त होने का कहीं न कहीं संकट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जारी की गई हैं और ये कहीं न कहीं हम सबको चौंकाने वाली हैं। जैसे एक और बात है सबसे महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक साझेदारी ग्रही सीमा विज्ञान, इसके अनुसार ये कहा गया है कि 2024 में 6 सीमाओं का उल्लंघन पहले ही हो चुका है। इन सीमाओं में जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, जीवमंडल समग्रता है, जो बायोस्फीयर है, भूमि प्रणाली है, इनमें परिवर्तन, मीठे पानी में जो परिवर्तन है, फ्रेश वाटर में चेंजेज, जैव भू रासायनिक जो प्रवाह है और नई इकाइयों का जो प्रवेश है, ये सभी प्रभावित हो चुके हैं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। अब अगर हम 2025 की बात करें तो इसमें कई सारे वैश्विक जो मुद्दे हैं, कई सारी जो अपेक्षाएं हैं, उनके समाधान की आशाएं पूरा विश्व लगाए बैठा है। किन किन बातों की आशाएं या जो भी वैश्विक मुद्दे हैं उनके हल होने की बात कही जा रही है। तो गरीबी सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और वर्ल्ड बैंक के अनुसार हाल के वर्षों में देखें तो निम्न आर्थिक वृद्धि, कोविड-19 महामारी, उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ते जो संघर्ष हैं, आप देखे होंगे पूरे दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में तनाव, संघर्ष की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। नवीन अनुमानों के अनुसार ये बात कही गई कि विभिन्न निम्न आय वाले जो देश हैं उनमें गरीबी दर 5 वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक हो चुकी है। वर्तमान में देखें तो आधे से अधिक निम्न आय वाले जो देश हैं वो ऋण संकट का सामना कर रहे हैं और विश्व बैंक का ये भी कहना है कि ये जो देश हैं ये अपने बजट का लगभग 7.5% वाह्य ऋण सेवा में खर्च करते हैं और ये स्थिति जो है वो 2025 में और भी खराब होने वाली है, जिसके कारण कल्याण और विकास संबंधित जो व्यय हैं वो कम हो जाएंगे। जलवायु जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के कारण जो गरीबी है, जो पुअर्टी है, इसकी स्थिति और बढ़ने को देखने को मिल सकती है। किस वर्ष में? तो 2025 में। और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसका ये कहना है कि लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को चरम मौसम की घटना के कारण क्या होगा, उसके कल्याण में कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं ये इन रिपोर्ट्स में दर्शाई गई हैं। अब यहाँ पर इसके लिए सजेशन जो दिए गए हैं थोड़ा सा उन पर हम बात कर लेते हैं। तो गरीबी से उबरने के लिए दुनिया के जो देश हैं उनको सामाजिक व्यय बढ़ाने के साथ ही निम्न आय वाले देशों को क्या करना होगा,
महत्वपूर्ण रूप से जो ऋण समझौते हैं उन पर विचार करना होगा। 2025 में जलवायु के संदर्भ में जो प्रमुख चर्चाएं हैं, हानि है, क्षतिपूर्ति है, उस पर और अधिक केंद्रित करने की बात कही गई है, जिससे देशों को जलवायु संबंधी जो भी आर्थिक नुकसान है उससे उस आबादी को सुरक्षित रखा जा सके। ये नहीं, जो अप्रवासन की, इमिग्रेशन की समस्या है, जनसंख्या से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में खास तौर पे बातें कही गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा कि विश्व जनसंख्या जो संभावना 2022 की रिपोर्ट है, इसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2022 से वर्ष 2050 के बीच में दुनिया के 61 देशों की जो आबादी है उनमें 1% या इससे अधिक की कमी आने का अनुमान है। तो इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं वो दर्शाए गए हैं। ये सारे रिपोर्ट्स के जो बिंदु हैं ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुसार विकसित जो देश हैं वो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और उसकी बढ़ती हुई जो आबादी है उसकी जिम्मेदारी के लिए जो मानव प्रवास है और अधिक से अधिक उस पर निर्भर होने की संभावना पहले ही जता चुके हैं। विकसित और धनी देशों को अपनी जो सीमाएं हैं उन्हें पुनः खोलने की आवश्यकता है और इस रिपोर्ट के इस सुझाव के बावजूद भी आप देखेंगे कि हाल ही में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, यूएसए है, इसने इसके ठीक विपरीत काम करना शुरू किया। आप जानते होंगे कि दुनिया के अलग अलग भागों से जाकर जो अमेरिका है, अमेरिका में रहने वाले जो लोग थे, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से यहाँ पहुँचे थे, तो इन देशों के जो लोग हैं इनको अब ये निकाल कर उनके देश में वापस भेज रहा है। तो इस तरह के जो सुझाव हैं इनका देखें तो पूरी तरह से जो शक्तिशाली देश है, दुनिया के जो विकसित देश हैं, वो इसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। नई महामारी के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं, सुझाव दिए गए हैं कि क्या किया जा सकता है। 2024 में जो इससे समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनके समाधान और ऐसी समस्या फिर से ना उभरे उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए जूनोटिक जो बीमारियां होती हैं उनके संदर्भ में खास तौर पे कुछ सलाह दिए गए हैं। अंतरिक्ष का जो बाज़ार है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो तेज़ी से उभरे हैं और इस संदर्भ में भी इस पूरे मार्केट के बारे में खास तौर पे सुझाव दिए गए हैं। इसमें चीन के बारे में भी कुछ खास बातें कही गई हैं। भारत के जो स्पेस कह सकते हैं रिसर्च हैं उनके बारे में कुछ खास बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो मिशन है उनके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे जितनी बातें हमने अलग अलग एपिसोड में डिटेल में बात की है, अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें तो PDF इसका जो होगा टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जलवायु कार्रवाई के संदर्भ में डिटेल से बातें कही गई हैं। जैसे ये कहा गया है कि 2024 में जो वैश्विक औसत सतही वायु तापमान है वो पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है और ये तापमान जो वृद्धि है ये दीर्घकालिक औसत तापमान को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इस तरह की जो बातें कही गई हैं ये चौंकाने वाली हैं। इसी के संदर्भ में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक जो भी आवश्यक ऊर्जा लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें यह भी कहा गया कि जो आधुनिक तकनीकें हैं जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको अब हर तकनीक में, जिसमें स्वचालित टेलर मशीनें हैं, उनसे लेकर खाद्य वितरण जो प्लेटफॉर्म है, उनसे लेकर जो स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिदम है, उन तक इसे शामिल किया जा सकता है। 2024 में भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार है उस शोध के लिए दिए गए जिसमें AI उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो AI या इस तरह की जो भी तकनीकें हैं उन्हें और बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और इसी के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI पर पहला वैश्विक संकल्प भी क्या कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी क्षमता को मान्यता दी गई है। किंतु कुछ देश हैं जो इसके डिजाइन, विकास और उपयोग और इसके साथ जो मानवाधिकार की रक्षा है उसकी दुहाई दे रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। 2025 में AI के क्षेत्र को परिभाषित करने की बात कही गई है। इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं उनसे जुड़ी हुई बातें कही गई हैं कि इन पर भी विचार किया जाना चाहिए। और ग्लोबल जो ट्रीटी है, जो वैश्विक संधियाँ हुई हैं, उनके संदर्भ में कहा गया है कि वर्ष 2025 जो होगा
ये वैश्विक महामारी संधि को जिनेवा में जो 78वां WHO स्वास्थ्य सभा है उसके दौरान अंतिम रूप दिए जाने की संभावना भी व्यक्त की गई है, जो खास तौर पे कुछ खास क्षेत्रों में समानता, उनके लिए स्वास्थ्य प्रणालियाँ, वित्त पोषण ऐसे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस संधि का यही उद्देश्य है कि कोविड-19 के द्वारा जो स्थितियां सामने देखने को मिली हैं उनको कहीं ना कहीं उन कमजोरियों को दूर किया जाए और जो वैश्विक स्वास्थ्य है उसके सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित किया जाए कि फिर ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सके। इसके अलावा प्लास्टिक संधि की बात कही गई है। मिनीमाता जो अभी समय है कोप जो 5 है, इसके और विकास और इस पर काम करने के लिए इसके जो अधूरे लक्ष्य रह गए हैं उन्हें पूरा करने की बात इस आर्टिकल में दी गई है। तो इस तरह से हमने डिटेल में देख लिया कि ये जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। जैसे कि हमने बात किया वन आधारित जो 2 अंतर सरकारी निष्कर्ष इसमें दिए गए थे, जो जैव विविधता और इसके साथ ही जो पर्यावरण है उन पर एक आकलन रिपोर्ट दी गई है, नेक्सस मूल्यांकन रिपोर्ट, और दूसरी जो रिपोर्ट है वो परिवर्तन मूल्यांककारी रिपोर्ट, और मानव उद्विकास, जलवायु परिवर्तन, जलवायु की जो भूमिका है, और फिर वर्ष 2025 को क्यों संभावनाओं का वर्ष कहा जा रहा है, इन आर्टिकल पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।